आरएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिकी वर्चस्व की, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व कि किस तरह से अमेरिका ने विश्व के अंदर अपना दबदबा, अपनी पहचान कायम की, उसकी हम बात करेंगे। वर्चस्व क्या है उसकी हम बात करेंगे और किस तरह से एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का आगाज़ हुआ उसकी हम बात करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ लिया है, सोवियत संघ के विखंडन के बाद 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विखंडन हुआ और सोवियत संघ के विखंडन के बाद में ही अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। तो नई विश्व व्यवस्था की बात करते हैं। नई विश्व व्यवस्था सोवियत संघ के विखंडन के बाद में सामने आई और इस नई विश्व व्यवस्था में, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आया? वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के रूप में सामने आया। किसके विखंडन के बाद में? सोवियत संघ के विखंडन के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के रूप में सामने आया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक और सैन्य जो ताकत थी वो किसी भी देश के पास में नहीं थी और उसी के बूते पर संयुक्त राज्य अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में एक महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आया। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो वर्चस्व है अमेरिका का, वर्चस्व है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में जब शक्ति का केंद्र एक ही हो, शक्ति का केंद्र एक ही हो, सारी शक्ति का संचालन करने वाला देश एक ही हो, तो ऐसी स्थिति को, ऐसी व्यवस्था को वर्चस्व कहते हैं। तो वर्चस्व का अर्थ क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति के एक ही केंद्र का होना वर्चस्व कहलाता है। वर्चस्व अंग्रेजी के हेगेमनी शब्द से बना है या इससे इंगित होता है। इस हेगेमनी शब्द का अर्थ है या इसका प्रयोग किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व के बोध से लिया जाता है कि विश्व के अंदर कौन सा देश पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है या उसके बोध से होता है। तो हमने देखा सोवियत संघ के विखंडन के बाद पूरे विश्व को लेकर एक महाशक्ति ही लेकर चल रही थी। एक ही महाशक्ति का पूरे विश्व पर दबदबा या वर्चस्व उभर के सामने आया, वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका का वर्चस्व सोवियत संघ के विखंडन के बाद में ही शुरू हुआ। तो हेगेमनी शब्द का प्रयोग किसी एक राष्ट्र के नेतृत्व या प्रभुत्व के बोध से होता है, जिसकी जड़ें प्राचीन यूनान के अंदर हमें देखने को मिलती है। जो प्राचीन समय में यूनान और एथेंस के बीच में शक्ति को लेकर जो संघर्ष प्रदर्शन चला था, तो वहाँ से ही ये वर्चस्व शब्द आरंभ हुआ, जिसकी जड़ें हम हेगेमनी के रूप में देखते हैं। और ये ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिली? प्राचीन यूनान में हमें देखने को मिली। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रथम खाड़ी युद्ध की, या हम बात करेंगे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की। तो प्रथम खाड़ी युद्ध जो था वो अमेरिका के द्वारा, या हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इराक पर जो सैनिक कार्रवाई की गई थी, जो बल प्रयोग किया गया था, उसी को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म या प्रथम खाड़ी युद्ध की संज्ञा दी जाती है। प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है उसकी हम बात करेंगे। प्रथम खाड़ी युद्ध अगस्त 1990 के समय हुआ। कब हुआ? अगस्त 1990 में। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया, उस पर हमला कर दिया। कब किया? 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया और उसके बहुत अधिक ठिकानों पर अपना अधिकार जमा लिया। इराक को समझाने बुझाने की
तमाम राजनयिक कोशिशें जब नाकामयाब रही तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर बल प्रयोग की अनुमति दे दी। बल प्रयोग की अनुमति दे दी। 34 देशों की भारी भरकम या मिलीजुली सेना ने 6,60,000 सैनिक थे इसके अंदर। इन सभी 34 देशों की 6,60,000 सैनिकों की इस सेना ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया, हरा दिया। इस घटना को ही प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिशें जब नाकामयाब रही तो किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए, कुवैत को आज़ाद कराने के लिए इराक पर बल प्रयोग की अनुमति दे दी, यानी इराक पर युद्ध करने की अनुमति दे दी। 34 देशों की मिलीजुली सेना ने, कितने देशों की मिलीजुली सेना ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला? 34 देशों की मिलीजुली सेना ने, और लगभग सैनिक थे 6,60,000 सैनिकों ने। 60,000 सैनिकों ने इस इराक के विरुद्ध या इस इराक के विरुद्ध जो मोर्चा खोला गया था, जो युद्ध हुआ था, उसमें इतने सैनिकों ने भाग लिया था। तो भारी भरकम सैनिकों की फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया, हरा दिया। इसी घटना को प्रथम खाड़ी युद्ध या हम कह सकते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कुवैत को मुक्त कराने के लिए इराक के विरुद्ध में जो मोर्चा खोला गया था, जो जवाबी या सैनिक कार्रवाई की गई थी, उसे ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। एक हद तक ये जो अभियान था, सैन्य अभियान था या ऑपरेशन डेजर्ट जो स्टॉर्म था, वो एक हद तक अमेरिका की ही एक चाल थी, अमेरिका की ही सैन्य गतिविधि का या सैन्य चाल का एक परिणाम था, क्योंकि इस युद्ध में 75% सैनिक केवल अमेरिका के थे और इस युद्ध में स्मार्ट बम्बों का प्रयोग किया गया और इसके अंदर पूरे युद्ध का घटनाक्रम का कवरेज किया गया। इस युद्ध में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई वो कंप्यूटर युद्ध से लड़ी गई, तो इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा भी दी जाती है। यानी इसमें अमेरिका ने अपनी बेजोड़ सैनिक ताकत का प्रदर्शन किया, आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से इराक पर हमला किया। तो इसीलिए कई विद्वानों ने इसे प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा भी दी, क्योंकि इस युद्ध में स्मार्ट बम्बों का या तकनीक का ज़्यादा प्रयोग किया गया था और व्यापक स्तर पर पूरे विश्व के अंदर इस युद्ध का लाइव कवरेज प्रदर्शित किया गया, जिससे यह युद्ध वीडियो गेम बार में तब्दील हो गया, बदल गया। तो प्रथम खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है और प्रथम खाड़ी युद्ध को ही कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा भी दी जाती है या प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन और इस कार्रवाई को लेकर इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कहा कि उनका ऐलान था कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। लेकिन इराकी सेना जल्दी ही हार गई। उसने अमेरिका या विश्व समुदाय के सेना के सामने घुटने टेक दिए और इस तरह से इराक की हार हुई। इस घटनाक्रम को ही प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगला है हाईवे ऑफ डेथ, यानी मृत्यु का राजपथ किसे कहा जाता है, किस सड़क को कहा जाता है? तो कुवैत से बसरा के बीच, कुवैत से बसरा के बीच की सड़क को
कुवैत से बसरा के बीच की सड़क को हाईवे ऑफ डेथ या मृत्यु का राजपथ कहा जाता है, क्योंकि इसी प्रथम खाड़ी युद्ध के समय में इराक ने इस कुवैत और बसरा की सड़क के बीच के मध्य कई बमबारी की थी, कई हमले किए थे, जिसमें कई इराकी सैनिक, कुवैत बंदी और फिलिस्तीनी नागरिक शरणार्थी मारे गए थे। काफ़ी सारे लोगों की इसमें मृत्यु हुई। इसीलिए इस सड़क को, इस कुवैत और बसरा के बीच की सड़क को हाईवे ऑफ डेथ या मृत्यु के राजपथ के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। इस ऑपरेशन की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा की गई। इससे पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज बुश, और जॉर्ज बुश ने मुख्य रूप से विदेशी नीति पर ज़्यादा ध्यान दिया और विश्व में अपने वर्चस्व या ताकत के रूप में प्रदर्शित करने पर बल दिया। लेकिन जब बिल क्लिंटन शासनकाल में आए तो इन्होंने घरेलू नीति पर भी बल दिया, और इसके अलावा संकट के समय पर अमेरिकी वर्चस्व में भी इन्होंने हिस्सा लिया। तो उसी का एक उदाहरण था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। सूडान और अफगानिस्तान के पार्टों पर अमेरिका के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध, आतंकवादी संगठनों के खिलाफ जो हमले किए गए क्रूज मिसाइलों से, उस ऑपरेशन को ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा आतंकवादी संगठनों के खिलाफ क्रूज मिसाइलों से हमले करने का जो आदेश दिया गया था, जो अभियान चलाया गया था, उसे ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के रूप में जाना जाता है। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किस अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा शुरू किया गया? बिल क्लिंटन के द्वारा शुरू किया गया। किन के खिलाफ और किसके लिए शुरू किया गया? आतंकवादी संगठनों के खिलाफ शुरू किया गया, जिसमें विशेष रूप से अल-कायदा के जो ठिकाने थे सूडान, अफगानिस्तान, उन पर क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए। तो इस अभियान को ही ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में अमेरिका पर आतंकवादी हमला। तो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ। अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए अल-कायदा के संगठन ने अल-कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर आतंकवादी हमला किया, जिसे हम अगले पार्ट में समझेंगे। धन्यवाद।